हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे देखो टेंस। टेंस में हमारा फ्यूचर टेंस चल रहा था। फ्यूचर टेंस में हमने तीन क्लासेस पढ़ ली, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। आज हमारी जो नंबर फोर्थ पर जो क्लास है, 4 नंबर की जो क्लास है, उसमें पढ़ेंगे हम फ्यूचर का जो फोर्थ भाग है, नंबर 4वां भाग है, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी में बोले तो पूर्ण लगातार भविष्य काल। पूर्ण लगातार भविष्य काल मतलब कि भविष्य आगे आने वाले टाइम में जो काम कंप्लीट हो चुका है, एक काम तो कंप्लीट हो चुका है, एक काम स्टार्ट हो जाता है, वो आपका पूर्ण लगातार भविष्य काल होता है। आगे आने वाले टाइम में ये दोनों काम होते हैं, एक तो कंप्लीट हो जाता है, एक स्टार्ट होता है, वो आपका पूर्ण लगातार भविष्य काल कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। फ्यूचर का ये लास्ट टेंस, लास्ट भाग है, मतलब कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, तो इसमें ये लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसके बाद में हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से मैंने टेंस कंप्लीट करवा दिए हैं। इस क्लास के बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे टेंस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। देखो हम पढ़ रहे हैं अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये प्रॉब्लम आती है कि हम टेंस को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले टेंस की पहचान देखो, ये है देखो पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में जो हिंदी वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसके लास्ट में अंत में आपको से रहा होगा दिखाई देगा। ऐसे से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आने पर वहां आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इस प्रकार से आपको कंप्लीट ये पहचान याद होना जरूरी है कि यहाँ पर से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब देखो नंबर फर्स्ट हो गई पहचान। नंबर सेकंड पर जो बात इंपॉर्टेंट है वो है हेल्पिंग वर्ब। देखो टेंस में हेल्पिंग वर्ब, हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है। सहायक क्रिया के बिना टेंस संभव नहीं है, उसका ट्रांसलेशन होना। इसलिए देखो हेल्पिंग वर्ब की हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। इस टेंस में दो सहायक क्रिया है, एक तो शेल हैव बीन और एक विल हैव बीन। देखो शेल हैव बीन का प्रयोग कहाँ होगा और विल हैव बीन का प्रयोग कहाँ होगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि दोनों का प्रयोग एक साथ हो जाएगा, ऐसा तो कभी है नहीं, तो दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है। तो देखो सेल हैव बीन का प्रयोग आप जान लो। सेल हैव बीन का प्रयोग सिर्फ दो चीजों के लिए होता है, एक तो आई और एक वी। अगर हमारी सब्जेक्ट आई है और हमारी सब्जेक्ट वी है तो इन दोनों के लिए हम सेल हैव का प्रयोग करेंगे, और सभी के लिए विल हैव का प्रयोग करेंगे। इन दोनों को छोड़कर सभी के लिए विल हैव का प्रयोग करेंगे, इनके साथ ये कभी नहीं आएगा। इन दोनों को छोड़कर सबके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, और इन दोनों के साथ सेल हैव का प्रयोग, सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से दो हेल्पिंग वर्ब हो गई इस टेंस की। नंबर 3 पर इंपॉर्टेंट बात है तो वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। किसी काम को करना क्रिया कहलाती है। किसी सेंटेंस में कोई काम हो रहा है वो आपके मेन वर्ब है। तो देखो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, ये है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, साथ में आईएनजी लगेगा। नंबर 3 पर जो इंपॉर्टेंट है, 4 पर सॉरी टाइम। देखो इस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें टाइम का यूज किया जाता है, अन्य टेंसों में नहीं किया जाता। हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी टाइम का प्रयोग किया देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी देखा था। तो इन तीनों टेंसों में इन टाइम का प्रयोग किया जाता है, सिंस और फॉर। ये दो टाइम है, दोनों टाइम कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं होंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। अब सिंस कहाँ आएगा, सिंस वहां आएगा जहां निश्चित टाइम होगा, निश्चित टाइम। निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित टाइम कैसे, जैसे सोमवार का नाम सोमवार आ जाए, मंगलवार आ जाए, जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाए, जैसे मतलब कि किसी मतलब कि कोई फिक्स टाइम होना चाहिए, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और जो अनिश्चित टाइम होगा, जैसे 2 साल, 2 महीने, 5 दिन, 10 दिन, ये कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो अनिश्चित टाइम के लिए फॉर और निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। इतना आपने देख लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे टेंस के सेंटेंस, क्योंकि प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, ये इतना समझ में आ गया आपको, और इतना समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना भैया, क्योंकि लाइक करने में आपको ज्यादा जोर नहीं आता भैया जी, एक बटन ही क्लिक करना पड़ता है।
अरे आपके लाइक करने से मेरा पढ़ाने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, इसलिए लाइक जरूर किया करो। समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट जरूर किया करो कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, दोबारा समझाए, तो मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। ओके, सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि प्रत्येक टेंस के कितने सेंटेंस होते हैं? 4। सकारात्मक वाक्य इसे हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। या टेंस की लास्ट क्लास है, इसके बाद टेंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के बिना तो हम सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, इसलिए फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला के हिंदी में सूत्र बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, एस फॉर मतलब सब्जेक्ट आएगी, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है दो है, एक तो विल हैव बीन और एक शैल हैव बीन। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है ना, ये दोनों एक साथ तो प्रयोग होगी नहीं, इन दोनों में से एक ही आएगी, या तो ये आ जाएगी या ये आएगी। अब ये कहाँ आएगी? ये और आई और वी के लिए आएगी। आई और वी के लिए शैल हैव बीन आएगी और सभी के लिए विल हैव बीन आएगी। तो इस प्रकार से इसे याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब दोनों का प्रयोग करना है। अब आगे हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर प्लस सिंस फॉर के बाद में टाइम। ये इतना सूत्र इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर के बाद में टाइम। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तो आप किसी भी सेंटेंस का मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हो, कैसा भी वाक्य क्यों ना हो हिंदी का, उसका कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल उदाहरण देखते हैं। इरादा राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही होगी। ये देखो, इस सेंटेंस को देखने के बाद में आपको सबसे पहले जो सवाल खड़ा होता है या जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखो वो क्या है कि राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही होगी। ये कैसा ये किस टेंस का सेंटेंस है और इसे कैसे पहचाने? तो लास्ट में देखो रही होगी शब्द दिखाई दे रहा है और यहाँ से शब्द दिखाई दे रहा है। इन तीनों चीजों को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इतना पता चल रहा है। अब ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो ये सेंटेंस है, जो ये वाक्य है, वो किस टेंस, कैसा सेंटेंस है? 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये कैसा है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों है ये अफर्मेटिव सेंटेंस? क्योंकि सर इसके अंदर नोट का प्रयोग नहीं हुआ, नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, और नई शब्द का प्रयोग नहीं होने के कारण ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा ये थी कि जिस वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता अफर्मेटिव। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने से पहले हम दर्शाते कि राधा इसमें सब्जेक्ट है, सुबह इसमें टाइम है और अंग्रेजी इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ना इसमें वर्ब है, ये इसकी पहचान है। इतना पता चल गया। अब इसका हम बनाते हैं इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, ये लो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया राधा। ओके, इसके बाद हम कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखो। अब देखो राधा के लिए कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी? दो हेल्पिंग वर्ब थी ना हमारे पास, तो राधा के लिए आएगी विल हैव बीन। ये लो राधा विल हैव बीन, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। इसके बाद में मैंने कि फर्स्ट फॉर्म लिखो, जैसे टीच यानी पढ़ाना,
पढ़ रही होगी, पढ़ा नहीं रही, पढ़ रही है खुद तो रीड कर रही है। रीड साथ में आईएनजी लगाओ तो रीडिंग, वो पढ़ा नहीं रही है, खुद पढ़ रही है। पढ़ाती तो टीचिंग आ जाता, पढ़ रही है तो रीडिंग। राधा विल हैव बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट लिखो इंग्लिश। इसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर का प्रयोग करो। अब सिंस फॉर का प्रयोग कैसे करें? सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग अनिश्चित टाइम के लिए। दोनों में से एक ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों आ जाएंगे। तो दोनों में से एक आएगा, तो इस चीज को देखकर पढ़ेंगे। अगर ये हमारा टाइम निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। तो देखो सुबह, सुबह को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है, मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है, और मॉर्निंग के लिए हमें सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग हमारा निश्चित टाइम है। इसलिए इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से है, क्योंकि ये हमारा मॉर्निंग है, जो सुबह है वो निश्चित टाइम है, और निश्चित टाइम होने के कारण यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। ये लो, इस प्रकार से ये बढ़ता है। एक और देखते हैं, जैसे हम 2 दिन से 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये लो, हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये तो समझ में आ गया ना कि राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही होगी, तो राधा विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं वी। तो देखो वी अपनी सब्जेक्ट ले ली। अब मैंने कहा था आई और वी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आई और वी के लिए हम सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो सेल हैव बीन, सेल हैव बीन, इसके बाद में मेनू की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना प्ले, साथ में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फोर। तो देखो सिंस फोर, इस चीज को देख बनेंगे 2 दिन। कौन से 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं? ये कोई फिक्स, ये निश्चित टाइम नहीं, पता नहीं कौन से 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए अनिश्चित टाइम तो फॉर 2 डेज। 2 डेज, इस प्रकार से ये आपका बन गया कि वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। देखो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया। अब इसका जैसा एक और आता है नेगेटिव सेंटेंस, मात्र उसमें एक नोट का प्रयोग होता है, और सेम का सेम यही होता है। जैसा का जैसा मैंने अब बनाया है वैसा का वैसा बनेगा। सिर्फ देखो इसके बाद में 2 नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से हिंदी में कहते हैं, जिसमें नोट का प्रयोग होता है। देखो ये सूत्र था ना, इसमें 3 नंबर पे नोट लगा देंगे, क्योंकि मैंने ये कहा था कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है। नोट हमेशा कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे नोट लगा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नोट, 3 नंबर पे मैंने नोट लगा दिया। और ये ऐसा कैसा फॉर्मूला आ जाएगा? सेम का सेम ऐसा कैसा आएगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग और नोट प्लस मेनू की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर टाइम, ऐसा कैसा? तो देखो ये था कि राधा सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही होगी, ये सकारात्मक वाक्य था ना, अभी हमने देखा। अब अगर इसे वैसे बना दो कि राधा सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी, नहीं शब्द लगा देता हूं, नहीं पढ़ रही होगी, मैंने यहाँ पर नई शब्द जोड़ दिया, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया ना। अब देखो हिंदी में तो इस प्रकार से आपने नई शब्द लगाकर बना दिया। अब इंग्लिश में भी इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे?
कि क्योंकि इंग्लिश का ऐसा कैसा आएगा, राधा विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और था यहाँ इस प्रकार सेम का सेम आएगा, लेकिन एक चीज में चेंज करना है, क्योंकि सूत्र में हमने एक बदलाव किया था, वो था नोट, वो भी 3 नंबर पे हमने नोट लगाया था, तो इसमें भी 3 नंबर पे नोट लगा देंगे कि राधा एक हो गया, विल 2 हो गया, तो हैव के बीच में नोट लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन। इतना सा बदलाव करना है, बस 3 नंबर पे क्या लगाना है, नोट लगाना है, और नेगेटिव सेंटेंस में लगी, देखो 3 नंबर पे नोट आएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये ऐसा कैसा बन गया, सेम का सेम वो ही आएगा, बस एक 3 नंबर पे नोट। ये भी देख लो, हम 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, ये बना दिया। अब इसे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वो का वही फॉर्मूला, 3 नंबर पे नोट लगाना है और सेम का सेम ऐसा कैसा उतार देना है, तो 3 नंबर पे नोट कहाँ लगेगा, फर्स्ट सेकंड यहाँ लगेगा, मतलब कि हेव के बीच में लगेगा नोट, और यहाँ लिख देंगे हम हेव, ये लो सेम का सेम ऐसा कैसा रहेगा, सिर्फ 3 नंबर पे क्या लगाया है, नोट लगाया है। नेगेटिव सेंटेंस में इतना सा चेंज करना है कि मात्र 3 नंबर पे क्या लगाना है, नोट। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मात्र 3 नंबर पे नोट, क्योंकि इसमें नोट का ही खेल है, और कंप्लीट वैसा का वैसा सकारात्मक वाक्य है, सिर्फ एक नोट चेंजिंग के लिए नोट शब्द लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। अब देखो इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव तो आपको समझ में आ गया कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेम ही, अरे सेम ही है ना, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, दोनों सेम से, मात्र एक नोट नोट का ही तो बदलाव आया है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं भाई। तो देखो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, देखो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर, सिंस फॉर के बाद में टाइम। इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट में की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, ये जैसे एग्जांपल, क्या मैं सोमवार से, सोमवार से क्या मैं सोमवार से जयपुर जा रहा हूँगा, होऊंगा। ये वाक्य देखो सही सेट नहीं होगा, क्या मैं सोमवार से, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में होगा, ये इसकी पहचान है। तो देखो क्या मैं, क्या मैं 2 दिन से खाना पका रहा हूँगा, ये देखो क्या मैं 2 दिन से खाना पका रहा हूँगा, होऊंगा या होऊंगा एक ही शब्द है, 2 दिन से खाना पका रहा हूँगा या होऊंगा एक ही बात है दोनों। तो देखो सबसे पहले इसका मतलब है क्या मैं 2 दिन से खाना पका रहा हूँगा, 2 दिन से खाना पका रहा है, तो सबसे पहले आई इसमें क्या आ गई, सब्जेक्ट आ गई,
अब देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले फॉर्मूला देखिए तो हेल्पिंग ऑफ पहले लिखो। अब हेल्पिंग ऑफ ये है, आई के लिए सेल आएगा तो सेल, इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं आई, इसके बाद में जो हेल्पिंग ऑफ बची हुई है वो बाद में लिखते हैं इस प्रकार से। ये हेल्पिंग ऑफ और सब्जेक्ट का काम हो गया इतना कि सेल के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, बाद में हैव बीन, इसके बाद में लिखेंगे। मैंने कि फर्स्ट फॉर्म पकाना कुक, साथ में आएंगे तो कुकिंग, कुकिंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो फूड। अब देखो सिंस और फॉर का प्रयोग करना है तो सिंस और फॉर 2 दिन, ये एक एनसी टाइम है, कौन से 2 दिन से वो खाना पका रहा होगा। देखो इतना हो गया कुकिंग फूड। अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे ले लें कि हम, क्या हम 2 दिन से खाना पका रहे होंगे, ये अब सही है, ऐसा सही सूट होना चाहिए, मतलब कि जब तक सेंटेंस आपका लास्ट में सही सेट नहीं होगा ना तब तक सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, ये जमना चाहिए। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट एक ही जगह वी ले लेंगे, ऐसा कैसा है कि सेल वी हैव बीन कुकिंग फूड, इसके बाद में फॉर 2 days, इस प्रकार से बन जाएगा कि क्या हम 2 दिन से खाना पका रहे होंगे, 2 दिन से। अरे ये सारा गलत कैसा हो रहा है, सही नहीं लिखा जा रहा, 3-4 दिन से क्लासे नहीं ली जो। क्या हम 2 दिन से खाना पका रहे होंगे तो सेल वी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिख दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद में इनके फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, साथ में आईएनजी लगा दिया और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख दिया और टाइम लिख दिया, टाइम के बाद में इस प्रकार से ये बन गया कि क्या हम 2 दिन से खाना पका रहे होंगे तो सेल वी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days। ओके, इसके बाद में देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब इन 4 नंबर पे जो आता है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नोट का प्रयोग भी होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस की तरह है। नंबर 4 पर देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं, समझ गए। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हम इसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस दोनों आ गए, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा, नोट का प्रयोग भी होगा, इस प्रकार से प्रश्नवाचक मार्ग लगा। तो देखो इस सेंटेंस में ये दोनों हमने पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव स्पेशल टाइप से पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इन दोनों को जोड़कर पढ़ेंगे। तो जोड़कर पढ़ेंगे तो 3 नंबर पे क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ 3 नंबर पे हम फॉर्मूले में नोट लगा देंगे, प्लस नोट, और ये ऐसा कैसा आ जाएगा। उससे इतना ही तो चेंज किया है हमने भाई, 3 नंबर पे क्या लगाया है, नोट। तो इस फॉर्म मतलब इस सेंटेंस में भी हम 3 नंबर पे नोट लगा देंगे। 3 नंबर पे इस हिंदी वाले में तो नहीं लगेगा लेकिन इंग्लिश वाले में लग जाएगा। तो देखो क्या हम 2 दिन से खाना नहीं पका रहे होंगे, नहीं पका रहे होंगे, ये लो कि क्या हम 2 दिन से खाना खाना नहीं पका रहे होंगे, हम 2 दिन से खाना नहीं पका रहे होंगे। तो देखो अब सूत्र के अनुसार हमें 3 नंबर पे नोट लगाना है और सेम का सेम ऐसा कैसा उतारना है। तो सेम का सेम ऐसा कैसा उतारने के लिए हमें 3 नंबर पे नोट लगाना है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पर नोट लगाना है। हमने यहाँ पर 3 नंबर पे नोट लगा दिया, सेल वी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 days, ऐसा कैसा आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर नोट लगाया, वी और हैव के बीच में हमने नोट लगा दिया और ऐसा कैसा ये सेंटेंस बन गया। तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया इस प्रकार से। ओनली हमें पढ़ना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया तो उससे नेगेटिव सेंटेंस अपने आप बन जाएगा।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया तो इससे इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपने आप बन जाएगा, इसलिए एक दो सेंटेंस है जो अपने आप बनते हैं। इस प्रकार से हमारे जो टेंस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करवा दिया और इतने टेंस थे, पूरे टेंस की कंप्लीट क्लास हो गई। आप हर एक क्लास को अच्छी तरीके से देखना, अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो मुझे जरूर पूछना, कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।